मैं आपकी सेवक हूँ किसी भी हालत में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। आज हमारे साथ राया अजीत सिन्हा जो एनसीपी से प्रभाग क्रमांक 18 के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राया सिन्हा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये एक लेखिका और मंच संचालक और एक अच्छी समाज सेविका हैं। आइए जानते हैं कि इनके प्रभाग में क्या समस्याएं हैं या इनके पास में क्या विजन है समस्याओं को हल करने का। मैडम, अगर आप चुनाव जीत कर आती हैं तो आप अपनी वार्ड की किस तरह समस्याएं हल करेंगी? देखिए, हम पूरे मेरा भाईंदर में समस्याओं का तो ढेर लगा हुआ है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जल की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक इतने साल हो गए और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं कि जल की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। एक गरीब आदमी जो झोपड़पट्टी में रहता है वो 3 बजे रात में उठ के अपना पानी भरता है और वो भी टैंकर का पानी आता है, उसको पे करना पड़ता है उसके लिए। और ये जल माफिया यहाँ पे चल रहा है। और दूसरा ये है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए पानी आता है, लोग तरसते रहते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर वापस से वही समस्याएँ रहती है। तो ये जो साइकिल है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो 24 घंटे पानी का सपना तो मेरा भाईंदर का ऐसा ही लग रहा है जैसे सपना रह जाएगा। पर मैं चुनाव के बाद जीत के आती हूँ तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ की जल समस्या जो है उसका समाधान हो कि एक गरीब आदमी को शुद्ध जल मिले जो पी सके और उससे जो भी कार्य है वो कर सके और समय पे पानी रहे, 24 घंटे पानी रहे ताकि पानी की समस्या नहीं रहे। मैडम, यहाँ की नालियों में बहुत ज़्यादा समस्या है, रोड और नालियों की। जी। इसके कारण जल भराव होता है जी। तो इस पर आप क्या फोकस करेंगे कि जल भराव ना हो सके? क्योंकि क्या है, यहाँ पर जब देखो तब खुदाई होती रहती है, गड्ढे भरे रहते हैं। आज तक वो भी समाधान नहीं हुआ। कभी किस चीज़ को लेके, कभी किस चीज़ को, अभी पाइपलाइन बनाई जा रही है, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, पर उसको करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया जाता। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर सिस्टम से करना चाहिए ताकि दूसरों को असुविधा नहीं हो। और बारिश में पानी ये हमेशा, ये आज की समस्या नहीं है, ये हमेशा की समस्या है। बारिश में पानी भर जाता है, लोग और स्पेशली झोपड़पट्टी वाले एरिया होते हैं या नीचे ढलान वाले एरिया होते हैं वो तो बेचारे डूब जाते हैं, उनका सामान खराब हो जाता है। तो बारिश में सबसे ज़्यादा समस्या, मुंबई की बारिश तो बहुत मशहूर है, इतनी बारिश होती है कि पूछो मत। और अब तो क्योंकि टेम्परेचर राइज है तो सब मतलब मौसमों का पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश, बिन मौसम बारिश होती है। तो सबसे बड़ी क्या है कि यहाँ पे जो रोड्स हैं उसको प्रॉपर सिस्टम से बनाया जाए कि किसी को असुविधा ना हो, और वो सिस्टम बनाना बहुत आवश्यक है। मैडम, आप सेफ सॉइल संस्था से जुड़ी हुई हैं। जी। आप किस प्रकार प्लान बनाएंगे कि शहर में हरियाली बनी रहे? देखिए, क्या है, पूरा शहर जो है यहाँ पर मैंग्रोव्स जो है कहना नहीं चाहिए बट इस पे बना हुआ है, लोग और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जंगलों को, पेड़ पौधों को, यहाँ पे ये शहर हरियाली का शहर होना चाहिए जो हमारे बड़े बड़े नेताओं का हमेशा रहा है। हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है, हरा भरा रहा है। और अब जो है इतना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा शहरीकरण होता जा रहा है जिसकी वजह से जंगल ख़त्म होते हैं। जानवर, अभी रिसेंटली तेंदुआ आया था हमारे क्षेत्र में, भाईंदर में आया था, और वो बहुत ही दुखदायी दुर्घटनाएं हैं। पर हम उस तेंदुए को दोष दे रहे हैं। तेंदुए को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो उनके घर छीन रहे हैं, जानवरों के घर छीन रहे हैं, और दोष हम जानवरों को दे रहे हैं। भाई, हमें उनके घर हमने छीने हैं, उन्होंने नहीं छीने। उनको उनके घर उनको वापस करने चाहिए, और जब हम उनके घर वापस करेंगे तभी हम जी सकेंगे इस पृथ्वी पर। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। मैडम, इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की। ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या यहाँ है, तो उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? तो ट्रैफिक जाम हमेशा बना रहता है। अभी जब से अजीत दादा आए हैं तो अभी ये अपना मेट्रो का काम जो है वो थोड़ा तेज़ी पकड़ा है। तो ये एक अच्छी बात है कि मेट्रो की समस्या, जो जल्दी से जल्दी मेट्रो पूरा होने जा रहा है, तो इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और दूसरा ये है कि हमारे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए।
जितने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे उतना ही ज़्यादा लोगों ये जो है ट्रैफिक है ये कम होगा, और लोगों को जो व्हीकल, मेरे हिसाब से जो लोग व्हीकल 4-4, 5-5 व्हीकल खरीदते हैं उनको थोड़ा सा सीमित करना होगा। सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपका क्या प्लान रहेगा? बिल्कुल, ये टिम्बा हॉस्पिटल मैं भुक्तभोगी हूँ यहाँ पर। मेरे बहुत से मित्र और बहुत से लोगों को मैं टिम्बा हॉस्पिटल में लेके गई हूँ कि कहीं उनका इलाज हो, बट सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, और वो भी 200 बेड का है, और वो बेड भी कोई ऑक्यूपेंसी होती ही नहीं है, वहाँ पे सब खाली रहता है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे कुछ दवाई होती है, इंजेक्शन्स होते हैं, पर ऑक्सीजन की भी प्रॉपर सुविधा वहाँ पर नहीं है। और इस मतलब मैं हॉस्पिटल के बारे में बोलूँ तो कमी है यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल से, जहाँ पर अगर कोई इंसान इमरजेंसी में जाना चाहे वहाँ पर इतना पैसा लिया जाता है कि एक गरीब व्यक्ति अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और उसको जाना पड़ता है कि और दूसरे हॉस्पिटल वहाँ पे इतना भरा रहता है कि पूछो मत, 3-3 बेड पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, बहुत बुरी हालत है, समस्या है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसमें तो सुविधाएं होनी चाहिए हर तरह की, और दूसरे हॉस्पिटल्स भी ऐसे बनने चाहिए, या जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, जो बिल्डर और जो भी हैं लोग, नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनको ये करना चाहिए कि भाई हमारे लोगों को, ये हमारे अपने लोग हैं ना, यहाँ पे है, हम परिवार हैं, ये समझना चाहिए। अगर परिवार का एक व्यक्ति संपन्न है तो दूसरा व्यक्ति अगर वो है तो हमको बैलेंस करके चलना चाहिए कि भाई हमको उसको सुविधा, कोई मरता हुआ व्यक्ति अगर मर जाए क्योंकि उसको सुविधा ना मिले और उसके, तो ये बहुत ही अपराध है, जघन्य अपराध है। और दूसरा ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई पशुओं के लिए, जो एनिमल्स हैं हमारे, उनके लिए कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। अभी हमारा एनिमल की बहुत तबीयत खराब हो गई थी ऐसी कि अब गया तब गया, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मुझे भागना पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा अफोर्ड कर सकती थी, तो मैं पास में अपने बोरीवली गई, बट वहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक, आपने जैसे बोला ट्रैफिक जाम की समस्या है, और ट्रैफिक जाम इतना 1 घंटे तक आप वहाँ पर आप खड़े रहते हो अपने दहीसर चेक नाके पे, और वो भी इतना बोल रहे हैं कि भाई वो हटा, अभी तक कुछ हटा वो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे पैसे का क्या इंटरनल चीज़ें चलती है, उसकी वजह से अभी तक उसकी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। और एनिमल को ले जाना पड़ता है आपको परेल में, अगर तब तक तो मतलब आपका एनिमल बचेगा ही नहीं। तो एक प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे एनिमल्स के लिए प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। और जो मैं हमारे पेट के हॉस्पिटल से छोटे भी, तो कम से कम उनको ये अपने क्लिनिक में प्रॉपर ऑक्सीजन और छोटी मोटी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी में अगर हमको दूर भी ले जाना पड़े तो भी हमारे पास मतलब वो एनिमल बच सके। मैडम, अपने शहर की समस्या देखी गई है ठेला और रेहड़ी की। एक्चुअली इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उसमें लोग रहते हैं, उनको सामान की जरूरत पड़ती है, जो जितना नज़दीक सामान मिलता है उनसे लेना चाहते हैं। जी। तो ऐसे में बाजार यहाँ पे सफल नहीं हो रहे हैं जी। और लोग रोड पे ठेला लगा के धंधा करते हैं और मनपा वाले उठा के उनको परेशान भी करते हैं। इस पर आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? ये एक बड़ी अच्छी, हमारे यहाँ काम करती रानी, उनके जो पति देव है वो भी अपना लगा के रखते, गरीब आदमी अपना ठेला, मतलब वो क्या करे रोजगार के लिए, वो यही सारी चीज़ें, वो भी कभी बीएमसी हो जाती है, कभी पुलिस तंग करती है, कभी क्या करती है। तो उनके लिए प्रॉपर जो है जैसे बाज़ार बनानी चाहिए, प्रॉपर स्थान रहना चाहिए ताकि वो अपना कार्य कर सके, और उनको सुख सुविधाएं देनी चाहिए कि जैसे 50,000 लाख जैसे भी है, जिस तरह से भी है, उनको इस तरह का सुविधा देकर उनको आगे, हाँ, सफल उनको सुविधा देके उनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो अपना कार्य कर सके। कोरोना काल में एक प्लान चला था कि गरीबों को, जो छोटे व्यापारी हैं ठेला लगाने वाले, उनको 10,000 से 50,000 तक का स्टेप बाय स्टेप देने का प्लान बनाया गया था, फिर वो बंद कर दिया गया। हाँ, नहीं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उस आवेदन उनको देना चाहिए। मैडम, नागरिकों की समस्याएं, अगर मान लो कोई नागरिकों की समस्याएं हैं तो वो आपको कहाँ बताएगा और आप उसको कैसे हल करना चाहेंगे?
नागरिकों की समस्या देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं जन जन तक पहुँचूँ, हर व्यक्ति तक पहुँचूँ। मेरी अप्रोच ऐसा नहीं है कि लोग मेरे पास आए, मैं लोगों के पास जाऊँ और लोगों की क्या समस्या है, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे जो भी है, हर व्यक्ति के पास में। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उसके बाद भी हम लोग लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं टेक्नोलॉजी का, जूम का इस्तेमाल करूँ, लोगों से मीटिंग करूँ, और जहाँ पर मुझे पर्सनली जाना है वहाँ पे मैं पर्सनली जाके उनकी समस्याओं को सुनूँ। तो ये मैंने अपना बनाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने युवा हैं उनको मैं संगठित करना चाहती हूँ, क्योंकि वही देश का भविष्य है, वो एनर्जी है। उन्हीं को लेकर मैं कार्य करना चाहती हूँ कि हर चीज़ जितनी जल्दी चीज़ें हो सके, लोगों की सुख सुविधाएँ पहुँच सके, और उनको सशक्तिकरण, और महिलाओं का सशक्तिकरण ज़रूरी है। छोटे व्यापारी, उनको किस तरह से हम उनको अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकते हैं, उनको कितना पैसा दे सकते हैं। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, जो मेरा मानना है। चाहे वृद्ध में, हमारे जो वृद्ध है, सबसे बड़ी बात है, हमारे वृद्ध घर में बैठे रहते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे, जैसे मेरे घर में लाइब्रेरी है, मैं चाहती हूँ कि एक बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पे बने, और जितने भी वृद्ध हैं, जो भी आना चाहते हैं, चाहे नौजवान हैं, यहाँ पर आके अपने थॉट्स एक्सचेंज करें। और जो वृद्ध है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो हमें योगदान दें। उनका योगदान, उनका आशीर्वाद बड़ा ही हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो कुल मिला के मैडम, आप युवा भी हैं और महिला भी हैं, तो आप इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। जी जी जी। अब आपसे कर्तव्य सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप जीत गई तो फिर आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? हमेशा, हर समय, कभी भी आप कॉल करो, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। अक्सर शिकायत यही रहती है जनता की कि नगर सेवक या विधायक जीतने के बाद न तो जनता से मिलते हैं, ना ही उनसे संपर्क हो पाता है। बिल्कुल। ये तो मैंने राजनीति में आने के बाद ये महसूस किया कि लोग जो है, आप सेवक हो, ये भूलना आप नहीं चाहिए। और यहाँ क्या होता है, जैसे ही आप नगर सेवक या कोई भी आप बन जाते हो, तो आपको लगता है हम बड़े बन गए। बड़ा कोई नहीं है। आपको ये जिम्मेदारी, आप सेवा कर रहे हो, तो आपको और जुटना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। आप लोग बेचारे आते हैं, नमस्कार करते हैं, आपको लगता है, उनको लगता है बड़ा आदमी है। मैं लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ, भाई कोई बड़ा आदमी नहीं है, आप उनके पास जाइए, अपने बेखौफ होके, अपनी समस्या अगर नहीं होता तो आप उनके पास आइए। बेखौफ होके अपनी समस्याओं को अगर जनता नहीं रख सकती, तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा? इससे आपकी प्रगति नहीं होगी। इसका मतलब है हम अपने स्वयं के लिए कुछ कर रहे हैं। हम सेवक बोलते हैं, हम सेवक हैं, पर आप सेवा नहीं करें। सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है, कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुल मिलाकर नेता नहीं, बेटा बनना है। हाँ बिल्कुल, बेटा बन के सेवा करना, एब्सोल्युटली बेटा ही। क्योंकि आप जब तक आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, आपके माँ बाप का समय है। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारी जो कल्चर होती जा रही है, वृद्ध आश्रम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या का मतलब प्रशासन लेवल पे तो नहीं मैं कह सकती, पर मैं इमोशनल लेवल पे बहुत कनेक्टेड हूँ कि लोगों को अपने से कनेक्ट करवाना, ताकि हम अपने वृद्धों का, अरे उन्होंने आपने पाला पोसा बड़ा किया है, और जैसे माँ पालती है वैसे माँ ने कितना संघर्ष किया होगा हमें बड़ा करने के लिए। तो उनको वो इमोशनल कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने माँ बाप को अपने साथ रखे और उनको सुविधा, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हमें उनको सुविधा ही नहीं मिलती कई चीज़ों की। माँ बाप के लिए वृद्ध बेचारे पड़े रहते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कोई बेचारा गरीब भी हो सकता है आदमी, उनको पता ही नहीं है कि भाई मैं अपने वृद्धों का कैसे वो करूं, तो उनको कोई किस तरह का अनुदान नहीं मिलता, किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती। तो सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। और सबसे बड़ा ये है कि अभी युवाओं में बड़ा कन्फ्यूजन्स है। युवा आईटी जो हमारा ये सेक्टर बढ़ता जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसका कोई बेहिसाब नहीं है, और हर तरह के कंटेंट, हर तरह के युवा कम्प्लीटली एंगेज है उनका माइंड, और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो उनको सही दिशा में दे, डायरेक्शन में
उनको खड़ा करना, उनको संबल करना, उनके हर व्यक्ति का विकास करना, ये मेरा एक सबसे बड़ा इमोशनल लेवल पे, ये मैं इमोशनल लेवल पे, ये बाकी तो चीज़ें जो करना ही है, पर ये इमोशनल लेवल पे मेरा बहुत बड़ा अभियान है कि मैं उन लोगों को इस तरह से सशक्तिकरण करूं कि वो जो है उनके विकास हो, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। इस शहर में जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं चुन के आती हूँ, तो मैं ये वादा करती हूँ कि हर व्यक्ति स्वस्थ, खुशहाल, और जो भी समस्या है वो मेरे को बेधड़क आके बोले। मैं आपकी सेवक हूँ किसी भी हालत में। मैडम, एक अंतिम में आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप सत्य को पहचानिए। आप जो अभी सब चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, बहुत अलग अलग प्रोग्राम बड़े बड़े जो राजनेता कर रहे हैं, बहुत पैसा, फिजूल का पैसा खर्चा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये पैसा उनका है? ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा आपका पैसा, आपका धन है, पर आपको पता ही नहीं है। तो ये गैप जो है ना, ये धीरे धीरे ऐसा बढ़ता जाएगा। आप गरीब 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 बनता जाएगा और अमीर 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 ही बनता जाएगा। ये बहुत बड़ा गैप आपको जल्दी से, अभी भी गैप है, पर ये इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि भूखमरी की हालत होने वाली है भविष्य में। अगर आप अपना नेता सही नहीं चुनेंगे, सही जगह आप नहीं मोहर लगाएंगे, ये वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। ये दो धारी तलवार की तरह होता है। आपने गलत जगह लगा दी तो सत्यानाश, और सही जगह लगा दी तो किस्मत बदल जाती है। तो ये 5 साल का सवाल नहीं है, ये आपके 25-100 सालों का सवाल है। एक गलत चुनाव आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो समय की डिमांड है कि आप समय के साथ चलिए, काल के साथ चलिए, और मैं समय के साथ, घड़ी के साथ खड़ी हूँ। तो आप के लिए यही है अनुरोध कि आप सही व्यक्तित्व को पहचानिए, जानिए कि आपका नेता कौन है, अंदर से क्या करता है, उसके विचार अंदर से क्या है, क्या सोचता है, किस तरह की उसकी प्रक्रियाएं हैं। कर्म जो आप देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, करता कौन है, जो कर रहा है उसको देखिए आप, फिर अपना चुनाव करिए। बस यही कहना चाहिए। धन्यवाद मैडम। बहुत धन्यवाद।